देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधों पर नकेल के लिए इस बार छत्तीसगढ़ में रणनीति बनने जा रही है। नेशनल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए इस बार छत्तीसगढ़ को चुना गया है। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 27 तारीख गुरुवार को रायपुर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख शुक्रवार से 3 दिन का समय छत्तीसगढ़ को देंगे। ये कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें शामिल हो रहे देश के सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी सहित गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन 30 नवंबर को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, तकनीकी चुनौतियां, आधुनिक पुलिसिंग, नशा नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, कानून प्रवर्तन, सीमा प्रबंधन, बॉर्डर सिक्योरिटी, बाहरी खतरों से निपटना, महिला सुरक्षा, न्यायिक, पुलिस सुधार, पुलिस कार्य प्रणाली की समीक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा रोड मैप, भविष्य की रणनीति जैसे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी अब पूरी कर ली गई है। एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। ये पहली बार है कि राष्ट्रीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस दौरान देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय बलों और सुरक्षा अभिकर्ताओं की भागीदारी है। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल जैसे शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेंगे। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा रणनीति तय होने का मंच बनेगा। हालांकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के कार्य योजना पर चर्चा होगी और ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। इधर जहां राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों और अपराध की प्रवृत्तियों को रोकने पर रणनीति बन रही है, वहीं हर बार की तरह कांग्रेस इसे अलग ही राजनीतिक नजरिए से देख रही है। नक्सलवाद के खात्मे और सरकार की नीतियों पर इस बार भी कांग्रेस का आलोचनात्मक रवैया है। अब ये पूरे देश भर की डीजी कॉन्फ्रेंस रायपुर में कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्य का क्या हाल है, यहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या हाल है, यहाँ पर जो गोलीबारी हो रही, लूटपाट हो रही है, चक्कूबाजी होती है, दुनिया भर का अवैध काम चल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपके दिए तले अंधेरा है, नाक के नीचे यहाँ पर जहाँ आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस राज्य के क्या हाल है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। और ये सरकार बनने के बाद 2 साल से सिर्फ दिल्ली के आदेशों पर ये कदम ताल कर रहे हैं। अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई वादा पूरा नहीं किया है, चाहे वो धान की खरीद हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो नौजवान को नौकरी देने की बात हो। छत्तीसगढ़ में डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस करने का मकसद साफ है। कभी नक्सलवाद का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ से लोकतंत्र को चुनौती देने वालों को बताना है कि सरकार कितनी गंभीर और सतर्क है। छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है और खास निगाहें सुरक्षा व्यवस्था पर है, जब प्रधानमंत्री के लिए 2 दिन विधानसभा अध्यक्ष निवास पीएमओ बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने जा रही उस महामंथन की बैठक पर, जहां से निकलने वाला है देश भर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक ऐसा मसौदा जिस पर आने वाले समय में सरकारें काम करेगी।
तो देश में कैसे आंतरिक सुरक्षा हो, अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाए और नए अपराधों में कैसे हाईटेक तौर पर कदम उठाया जाए, इन सब बातों के मद्देनज़र रायपुर में होने जा रही है DG-IG कॉन्फ्रेंस, जो कि राष्ट्रीय स्तर की है और देश भर के इसमें 500 से बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होने वाले हैं और इसे संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ही पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में दोनों ही बड़े दिग्गज नेता 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिता सकते हैं, प्रधानमंत्री 2 दिन और केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन यहाँ समय देंगे। तो क्या कुछ होने वाला है और इस बैठक से क्या निकलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे EV मुरली जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि देश की सुरक्षा में अभी खास तौर पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आतंकवाद का नया मॉडल सामने आ गया है, उससे भी निपटना है। इसके अलावा नए अपराध की चुनौतियां हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो इन सब बातों पे चर्चा के लिए जब ये DG-IG कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस पर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति देखने को मिल रही है। तो पहले ये प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस क्या देखती है। ये बैठक हर प्रदेश में होती रही है क्रमवार, अब छत्तीसगढ़ में हो रही है जहां देश भर के लोग आएंगे। संदेश ये कि नक्सलवाद के गढ़ में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं। दुबे जी। मोहन जी नमस्कार, तौकीर भाई नमस्कार, मुरली जी नमस्कार। नमस्कार भाई। मोहन जी, होता तना बाजे घना इस तर्ज पर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की हो या केंद्र की हो, जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में किस हालत में है, दुर्गति से भी दुर्गति की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था है। और तो और जिस प्रकार से भारत देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता प्रारंभ हुआ और आज भी छत्तीसगढ़ में साक्षी सुरक्षा स्कीम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 के अंतर्गत राज्य सरकार को साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम बना करके राजपत्र में प्रकाशित करना था, अधिसूचित करना था। आज 1.5 साल से अधिक समय हो गया, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम तैयार करने में असफल है। ऐसी स्थिति में पूरे भारत देश के पुलिस के आला अधिकारी आएंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की जब समीक्षा होगी, धारा 398 के बारे में बात होगी, तो छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी। और चूंकि साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं बनाई है, वैसी स्थिति में साक्षी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में साक्ष्य देने से पीछे हट रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। लगातार चाकूबाजी हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख स्थान राजनांदगांव माना मंदिर चौक, वहां मेडिकल दुकान में एक आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का घुस करके लगातार चाकू से वार करता है। और पुलिसिया व्यवस्था कहां है, यह चिंतनीय विषय है। आप भी रायपुर में रहते हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और तो और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के निर्वाचन जिले में मुख्यालय में जिस प्रकार से अवैध शराब के मामले सामने आए, अवैध होलोग्राम, अवैध बाटली की बातें आई, तो छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के चाहे अपराध हो, नशा हो, साइबर क्राइम हो, तमाम यह छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। और भाजपा के नेताओं का संरक्षण और भाजपा सरकार का संरक्षण होने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेता राजनांदगांव में अवैध तस्करी करते हुए गोलीकांड करता है, आज तक वो फरार है। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की बात करना छत्तीसगढ़ में या भाजपा के सरकार को शोभा नहीं देता। चलिए, छत्तीसगढ़ की अपनी चुनौती है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है वो राष्ट्रीय स्तर की है और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात ये है कि यहाँ पर इस तरीके की रणनीति बन रही है जो कि देश में अडॉप्ट की जाएगी।
मैं जवाब लेने के लिए तौकीर जी के पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं मुरली जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की बैठक में आखिर होता क्या है, कितनी अहम है ये बैठक। जान लेते हैं। ईवी मुरली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरली जी, ये बैठक छत्तीसगढ़ में हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कुछ खास मंथन के बाद कुछ निकलेगा भी और जिसे देश एडॉप्ट करने वाला है, क्या आप देखते हैं? मोहन जी, ये जो सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है पहली बार, ये छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का मंच है और जो पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का रोड मैप को लेकर तैयारी करने का एक सुवर्णावसर देता है और विकसित भारत के दृष्टिकोण से सुरक्षित भारत बनाने के लिए एक समीक्षा बैठक है ये, और जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती दिलाने के लिए भी ये काम करेगी। छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो छत्तीसगढ़ के लिए ये अति महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पर जब नक्सलवाद को 2026 मार्च तक खत्म करने का जो प्रतिज्ञा लिया है केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर, तो मुझे लगता है कि उस ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रहा है, नए नए साइबर क्राइम हो रहा है जैसे आपने कहा, और विभिन्न प्रकार के नए डायमेंशंस हो रहे क्राइम में, तो इसको निपटने के लिए किस तरह से आगे एक रोड मैप बनाया जाए, इसके लिए यह बैठक अति महत्वपूर्ण है। जो पुलिस और जो स्ट्रैटेजिक अधिकारी जो होते हैं इन सब चीजों में, उनके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए और किस तरह से तैयारी आगे के लिए आपको रखना है, इस पर चर्चा होगी विशेष रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में खुद प्रधानमंत्री शिरकत कर रहा है, तो इससे ये बात का बहुत सिग्निफिकेंस है कि खुद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री इस बैठक में आ रहा है। तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और इसके डायमेंशंस को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा महत्व दिया जा रहा है। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ को महत्व देने की बात है और काफ़ी केवल किसी एक राज्य पर केंद्रित नहीं, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति बन रही है, इसलिए इसे राष्ट्रीय फलक पर जोड़कर देखने की ज़रूरत है। तौकीर जी की ओर चलते हैं। तौकीर जी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आयोजन हो रहा है तो विपक्ष तो ये सवाल पूछेगा ही कि आप अपने राज्य की सुरक्षा को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जब ये बड़े आयोजन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की सुरक्षा पर क्यों नहीं तवज्जो दी जाती, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने के लिए ये कई बार गिरे। तो आप अपने आप को कितना गिराएंगे साहब? सिर्फ अगर विपक्ष की राजनीति के चक्कर में आप सिर्फ किसी को अपमानित करने की कोशिश करते रहे या किसी पार्टी या शासन के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय बैठक है साहब, और डीजीपी और आईजी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और आपको तो बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस राज्य में 3 दिन तक स्टे करेंगे। ये अपने आप में भी बड़ी उपलब्धि है, और वो आप उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस से, कि वो कितनी गंभीरता के साथ वो खुद यहाँ पर रहेंगे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग करते हुए, चर्चा करते हुए उसका जो है समीक्षा करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे ये साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे आधुनिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे इंटर स्टेट सिक्योरिटी का मामला हो, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, नशा से जो अपराध बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण का मामला हो, ऐसे कई प्रकार के हैं जो मामले हैं। छोटी बात नहीं होती। सारे डीजीपी और आईजी अगर यहाँ है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये अपने आप में उपलब्धि, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। रही बात अपराध की बात, तो आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं था जिसके राज्य में 5 साल तक सिर्फ अपराध होता रहा। एनसीआरबी की डाटा अगर निकाल के दे दीजिए, मेरे पास पड़ा है डेटा, भी दिखा देता हूं। तो उसमें आप देखिए, हमारा ये 2 वर्ष बनाम आपका सिर्फ 5 वर्ष देखेंगे तो कई गुना आपका अपराध आपके समय में रहा। आपने देखा, राजधानी की बात करें, अभी आप गिना रहे राजनांदगांव की बात गिना रहे थे साहब, आप लगता है राजधानी भूल गए हैं। यहाँ पर तो सारे मंत्री रहते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कि फाफड़े जैसी, गुड़ियारी जैसी जगह में एक व्यक्ति गंडासा लेकर एक महिला को, लड़की को लेकर घुमाता रहा 2 घंटे तक।
10-20 मिनट की बात अलग है कि चलो 20 मिनट तक पुलिस नहीं आ पाई, 25 मिनट तक भी नहीं आ पाई। आपके समय में यह था कि आप लोगों ने तो अपराधियों को संरक्षण देकर रखा था और राजनीतिक शरण देकर रखे थे अपराधियों को, और आदेश दे दिया गया था पूरे पुलिस विभाग में कि किसी भी हालत में कोई बगैर हमारे पूछे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो वो पुलिस वाले भी क्या करते, पुलिस वाले भी घर बैठे थे। तो गलती उनकी भी नहीं थी, गलती आपके राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में जो अपराध बढ़ता चला गया वो बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चोर दूसरे को चोर समझता है, वही वाली बात है। आपने चोरी की, अपराध बढ़ाया और आप दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वो भी, अरे कौन सी सुरक्षा यहां पर खराब हो गई। देखिए, कानून अपना काम करता है, अपराध छोटे मोटे होते ना अलग बात है, लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ना अच्छी बात नहीं है। और इससे बढ़कर नियंत्रण क्या होगा, कभी आपने नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में 5 से ज्यादा नक्सली मार गिराए हैं, 2300 से ज्यादा नक्सलियों को जो गिरफ्तार कर सरेंडर करवा दिया है, और 18 से ज्यादा नक्सली जो हैं आज जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है, जिसमें बड़े बड़े नेता भागे फिर रहे हैं और आपके नेता उसे शहीद का दर्जा देते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं और बताते हैं कि आपकी सचिव यूथ कांग्रेस की बोलती है बाकायदा कि सेल्फी खिंचा के लाल सलाम, बाद में माफी मांगती है, आप उसको सस्पेंड नहीं करते, ना कार्रवाई करते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जैसे उनका समर्थन करते हैं हिड़वा जैसे लोगों को। और राजधानी में अगर जिस प्रकार से आपके मैं तो कांग्रेस को कामरेड ज्यादा कहता हूं, कांग्रेस इसलिए क्योंकि आपका आज मिक्सअप हो चुका है, वो भाग रहे हैं। तो ये नहीं चलने वाला साहब। आज हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा की मुद्दे की बात करें, हमारी सुरक्षा बड़ी है, अगर कोई कमी बेशी है तो हम बिल्कुल उसके लिए सजग हैं। और किसी हाल में हमारी सरकार जो है, हमारी पुलिसिंग जो है, किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ के ला रही है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। बड़े से बड़ा अपराध, कभी आपने कोई नशाखोरी के खिलाफ अपराध पकड़ के लाए कोई अपराधियों को? हमारी सरकार के चलिए आ गई बात, आ गई आया आपकी बात आ गई है दुबे जी से। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर ले लेते हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर पे अगर चर्चा करेंगे तो कभी और किसी डिबेट में अपराध पे चर्चा हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कसावट की बात हो रही है, 3N पर काम करने की बात हो रही है, सुरक्षा को 3S कहा जा रहा है, इस तरीके के मॉडल के साथ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कांग्रेस कैसे सुझाव देना चाहती है इस बैठक को लेकर? मोहन जी, अपराध बढ़ता कब है? जब बेरोजगारी बढ़ती है, आर्थिक असमानताएं रहती है, नशा का कारोबार बढ़ता है। और बार बार देखिए, केंद्र में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है और बार बार घुसपैठिया की बात करते हैं, ये बॉर्डर को भी सील नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करते रहे, और नशा के बारे में तो आज तक नशा का साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ है। इन सब चीजों में ध्यान देकर के केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई करना चाहिए। सरकार का संरक्षण इन अपराधियों को नहीं होना चाहिए। और इस बारे में एक विचार मंथन करने के बाद कोई प्रतिक्रिया या कोई निर्णय की स्थिति में सरकार पहुंचती है तो निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगेगा। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बार बार अब नक्सलवाद, यद्यपि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन आप नक्सलवाद को समाप्त करने की स्थिति में मैदानी इलाकों में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य बात करें तो जिस प्रकार से अपराध के ग्राफ बढ़े हुए हैं, साइबर अपराध, हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया को ओर बढ़ने के बाद हमको डिजिटल अरेस्ट की बात सामने आती है, साइबर क्राइम की बातें आ रही हैं। उसको भी रोकने के लिए सरकार को मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, कई मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। मुरली जी, क्या देखते हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नया पुलिसिंग मॉडल समझ में आएगा क्या? और खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने की नई रणनीति देखने को मिलेगी क्या? तिवारी जी, ये जो सम्मेलन है जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोध रणनीतियां, नशा निगरानी, सीमा सुरक्षा, अंतरराज्य पुलिस समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा होने की तो उम्मीद है। जब सम्मेलन होगा इन सब विषयों पर चर्चा होगी और इस पर छत्तीसगढ़ का एक विशेष भूमिका होने के, खासकर यहाँ पे जो आंतरिक सुरक्षा का विषय है, वामपंथी उग्रवाद से जिस तरह से लड़ाई हो रही है छत्तीसगढ़ में,
उसके कारण छत्तीसगढ़ का इस सम्मेलन में बड़ा विशेष योगदान है। और शायद इसी वजह से ही क्योंकि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद का गढ़ माना गया है, तो शायद ये जो सम्मेलन जो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है, ये इसका प्रमुख मुद्दा ही यही होगा कि भाई किस तरह से मार्च तक नक्सलवाद को, वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया जाए। तो इस तरह का चर्चाएं होगी और रणनीतिक रूप से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि सम्मेलन का जो निष्कर्ष जो निकलेगा, किस तरह से आने वाले समय में सुरक्षा का उपकरणों को स्ट्रैटेजिक वे में, साइंटिफिक तरीके से और एक प्लान्ड तरीके से किस तरह से सुरक्षा को एनहांस करना है, इस पर चर्चा होगी। और खासकर जब प्रधानमंत्री और सुरक्षा अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, ये दोनों जब उपस्थित रहेंगे, इस तरह का चर्चाएं होगी और विविध प्रकार के उच्च अधिकारी इसमें सम्मिलित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकलेगा जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और ये तो रही बैठक के एजेंडे की बात, लेकिन मुरली जी क्या देखते हैं इस बैठक से अलग हटकर भी कुछ होगा क्या? प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, कुछ समय तो मिलेगा जरूर कि राजनीतिक चर्चा, छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा भी हो जाए। एजेंडे में कुछ नहीं है या अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, पर आपको कोई अंदेशा है क्या इस तरीके की चर्चा होगी? मुझे नहीं लगता है कि इस सम्मेलन के अंदरूनी एक पॉलिटिकल एजेंडा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद उपस्थित रहेंगे। अगर किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा होता तो केवल गृह मंत्री यहाँ उपस्थित होते हैं, प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं होता। चर्चा का जो विषय है, जो एजेंडा है, उस पर ही चर्चा होगी, क्योंकि 2 दिन 3 दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्टे है, तो कई तरह का आकलन किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि भाई ये जरूर होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का किस तरह से वर्तमान में कार्य करनी है, किस तरह से उनका काम चल रहा है, इस पर जरूर हो सकता है कि एक बैठक हो। यहाँ का जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ का बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ऊपर उठाया है कई बार, तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये एजेंडा में शामिल नहीं होगा। और पॉलिटिकल उस पर हम किसी तरह का कोई चर्चा हो, इसका हम कोई किसी तरह का कोई विमर्श कर नहीं सकते। ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि पीएम साहब जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के निवास में रुक रहे हैं। पिछली बार आए थे तो बहुत तारीफ भी कर दी थी उन्होंने। अब 2 दिन मौका मिलेगा डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार को प्रधानमंत्री के करीब भी आने का, सेवा करने का। कुछ अंदेशा बन रहा है क्या? राजनीतिक कुछ संदेश जा रहा है क्या इससे? नहीं, इससे कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, क्योंकि नया प्रधानमंत्री किसी तरह का बड़े होटलों में रहने की उनका आदत नहीं है। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, तो उनको लगता है, तो ये है मुख्यमंत्री के साथ उनके निवास पर ना रहते हुए उनके पुराने मित्र, जैसे उन्होंने कहा परम मित्र डॉक्टर रमन सिंह के घर में वो अगर रहेंगे और उनके मेहमान बनकर रहेंगे, क्योंकि उनका बहुत पुराना संबंध है, तो इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। एक मित्र अपने मित्र के घर में रह रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, हम इसी से जोड़ के देखते हैं। तौकीर जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? पार्टी के लोग काफी कयास लगा रहे हैं, आप ही के पार्टी के कार्यालय में चर्चा होती रहती है इन सब बातों को लेकर। कुछ इस बैठक से अलग हटकर भी कुछ चर्चा होगी क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए राजनीतिक कोई उद्देश्य के लिए, बात सही बोले मुरली जी ने, कोई राजनीतिक के उद्देश्य से यहाँ पर ये बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। देखिए, और रही बात अभी जो रुपेश दुबे जी बोल रहे थे कि इस राज्य की सुरक्षा के बारे में चिंता की बात है, तो राज्य की सुरक्षा ही सिर्फ इस राज्य की नहीं है। सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी आए हैं, तो सभी अपने अपने रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। और ये मोदी जी और अमित शाह जी हैं साहब, किसी को ऐसे हल्के में नहीं लेने वाले। भले राज्य अपना हो, अपनी पार्टी के मुखिया वहां बैठा हो,
या दूसरी पार्टी का मुखिया वहां दूसरे राज्यों में बैठा हो, समीक्षा तो सबकी बराबर होगी, समीक्षा एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो करने भी जा रहे हैं और उसका नतीजा भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि पुलिसिंग में या जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं कई जगह में, या साइबर अपराध के कारण भी बहुत सारी चीजें बढ़ी है, आंतरिक सुरक्षा के साथ बाहरी सुरक्षा का भी खतरा बढ़ गया है। तो अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में भी एक तरह से साइबर हमले की संभावना जताई जा रही है। अभी तक उसका निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन संभावना इस प्रकार से भी चीजों की भी समीक्षा होगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत आधुनिक होने जा रहा है और उसके कारण से हमको पुलिसिंग को भी आधुनिक और ज्यादा आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। तो साइबर चाहे थाने हो या उसको बढ़ाने की आवश्यकता हो, या उसके साथ साथ उनको एनिमीज देने की आवश्यकता हो, उनके अधिकार बढ़ाने की बात हो, तो ये सबकी भी समीक्षा होगी। और उसके साथ साथ मैंने बताया अभी रुपेश जी एक बात और कर रहे थे कि भाई बॉर्डर तो आपके हाथ में है और कैसे लोग अंदर घुस रहे हैं। अरे साहब, बॉर्डर तो पहले भी आपके हाथ में था, आज हमारे हाथ में, सरकारें आपकी भी रही, लेकिन ये वो स्थिति नहीं है कि हर बस में लिखा रहता था कि नीचे कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। वो स्थिति आज खत्म हो गई। ये माननीय मोदी जी का भारत है जो इन 11 वर्षों में उपलब्धि बना के दे के जा रहा है। आपके समय में आप जानते हैं कि बसों में, ट्रेनों के नीचे या आप लावारिस वस्तुएं बम के रूप में मिलती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज बल्कि जो आतंकवादी भी घबराते हैं और छोड़ के या खुद से भागने की कोशिश करते हैं और वो खुद ही मरते जाते हैं। अभी दिल्ली में भी आपने देखा कि वो जो घटना हुई वो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन वो घबराहट में वो खुद ही उसमें जो है मारा गया। ये अपने आप में जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने सारे जो कनेक्शन है पकड़ ली है और उस पर कार्रवाई ठोस कर रहे हैं। हम किसी को बख्शने वाले नहीं, और किसी भी हालत में कोई भी अपराधी, चाहे आतंकवादी हो, देश का कोई भी विरोधी हो, हम उसको कहीं बख्शने वाले नहीं। और अपराध भी हम लोग कुछ सेकंड बचे हैं, जल्दी अपनी बात रख दीजिए। दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए, जिस प्रकार से तौकीर भाई कह रहे हैं, आज तक पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, देश की जनता जानना चाहती है। किस प्रकार से दिल्ली में इतना विस्फोटक सामग्री एक कार में आ गया, इसके बारे में बताने में असक्षम है। देखिए, बार बार आप अपने सरकार की दुहाई ना दें। निश्चित रूप से पुलिसिया व्यवस्था मजबूत हो। और आज जिस अरे दुहाई हम नहीं दे रहे, हम तो तारीफ कर रहे हैं। दुहाई आप देते रहे, आपकी सरकार में मौनी बाबा बैठे रहे और आतंकवाद का बोलबाला रहा। आतंकवादी है, पुलवामा के पास जानकारी आपको है? पुलवामा में आतंकवाद क्यों दिखती है, या वो आतंकवादी सिर्फ कांग्रेस के बैनर की तरह क्यों दिखता है, जरा ये बता दीजिए। और ये क्या आपकी सरकारों के समय में था या नहीं था? तो ये आपकी जो है उपलब्धि नहीं थी साहब। देखिए, आपकी खामियां किस प्रकार से दिल्ली में इतना बड़ा सामग्री आ गया। हम घर में घुसकर कार्रवाई करते हैं और उसका देखेंगे। सिंदूर जैसा जो कार्य, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हमने घर में घुस के मारा। आपने कब मारा, जरा बता दीजिए। आपकी सरकारों में 60 वर्ष, 55-60 वर्ष आपकी सरकार केंद्र में, हमने घर में घुस के मारा है। आपने तो बगल में जाके नहीं मारा। हमने एक सर के बदले कई सर लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है साहब। झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए, उपलब्धि को मानना सीखिए। लेकिन आप मानेंगे नहीं, किसी कारण जनता उखाड़ फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झूठा इल्जाम लगाते रहिए, झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, और इसी कारण से जनता जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और ये भारत मां का पुत्र है जो जाकर सफल करके आया है और यहां पर बैठे बैठे ये कार्रवाई कर रहा है। ये अपने आप में मोदी जी के भारत है। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति का भारत नहीं है। बिल्कुल, चलिए इंतजार करेंगे। अभी तो बैठक होगी, 3 दिन अलग अलग एजेंडे आएंगे, हर एजेंडे पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन ओवरऑल यही लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की धरती से एक बड़ा संदेश देश में देने की कोशिश है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। देखना यह होगा कि अंतिम दिन, आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे तो किस तरीके के मसौदे को देश के सामने रखते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मुरली जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।